बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस्लामाबाद के ठंडे ठार मौसम में और एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथी रिपोर्टर हैं अब्दुल कादर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कर रहे हैं। गुज़श्ता 6 सालों से ये बीट कवर कर रहे हैं और अब वो प्राइम मिनिस्टर की जो बीट है वो भी उनके पास है। तो बड़े ख़बरों के हवाले से क्लोज़ जाने जाते हैं और इनके पास बड़ी इनसाइड स्टोरीज़ भी होती हैं। तो आज उन्हीं स्टोरीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ये आज हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कादर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप गुज़श्ता दिनों सियालकोट गए हुए थे पीएम साहब के साथ, क्या गपशप हुई उनके साथ, क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक तरफ लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, पीडीएम के इस्तीफ़ों की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ से ये पीएम भी दौरे कर रहे हैं, तो क्या लगा उस दिन आपको? देखें, जो उस दिन मुझे लगा ना, उसका अक्स आपको अब नज़र आया होगा। आपको पता चला होगा कि जो रीसेंट कैबिनेट चेंजेस हुई हैं, इससे क्या डिटरमिन होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काउंटर करना चाहते भी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल एतबार से अगर देखें तो खासी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, जो इंडिकेशंस अभी रीसेंट चेंजेस के बाद पता चले हैं। उस दिन भी हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या आप कहना चाहते हैं। एक तरफ नेशनल डायलॉग की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है, पीडीएम है। उन्होंने कहा कि देखिए, उनकी जो बात थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने ये ऑफ़र नहीं की थी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या हम नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं। ये पेशकश नहीं थी। ये एक हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम तो पहले दिन से तैयार थे, डायलॉग करना चाहें, बात करना चाहें, हमने कभी भी रास्ते बंद नहीं किए, बात हम करने के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि हम कहते हैं बात कर लें, ये कहते हैं करप्शन पे करें। हम कहते हैं कौमी इश्यूज़ पे बात करें, ये कहते हैं हमें एनआरओ दें। तो इस मामले पर वो थोड़ा कर रहे थे इजहार अपना। बाकी ये जो रीसेंट आज चेंजेस हुई हैं कैबिनेट की, इसका तकरीबन 1 महीने पहले से पाइपलाइन में था, प्लानिंग में था और मुतबादल असल में ढूंढे जा रहे थे कि क्योंकि एजाज शाह साहब इतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे। ख़ास तौर पे उनके अभी रीसेंट फैमिलीज़ में कोई 1-2 डेथ भी होगी। उनके जवान तो नहीं, मतलब उनकी एज के जो भाई थे फैमिली में, वो फौत हो गए, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे थे। उस तरह से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो आपने देखा है कि इंटीरियर मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। जब चौधरी निसार साहब थे या वो रहमान मलिक थे, तो और कोई मिनिस्ट्री तो नज़र ही नहीं आती थी, इंटीरियर मिनिस्टर ही नज़र आता था। पीएम के बाद या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है या सुना जाता है, जिसकी बात वैल्यू करती है। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से, जब से उन्होंने ये पोर्टफोलियो संभाला था एजाज शाह साहब ने, हुकूमत पर कई मुश्किल वक्त भी आए, कई लॉन्ग मार्च आए, कई कुछ हुए। ये अभी रिसेंट फैज़ाबाद धरना हुआ, आपको कहीं इंटीरियर मिनिस्टर नज़र नहीं आए होंगे। बैक एंड पे अगर उन्होंने कुछ किया हो तो किया हो, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उस तरह से गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा पुल का किरदार अदा नहीं कर पाए। तो शेख रशीद साहब तजर्बेकार आदमी हैं, सीनियर हैं, और फिर अपोजिशन के हवाले से उनके दिल में जो एक हार्ड कॉर्नर है वही बहुत अक्सर कहते होते हैं डील भी नहीं देनी चाहिए। ये तो फिर वो मामला मारामारी की तरफ नहीं चले जाएंगे? तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको बजाय कूल डाउन करने के लिए तो फिर मारामारी की तरफ जा रहे हैं मामला। शेख रशीद साहब बहुत समझदार सियासतदान है, मारामारी की तरफ वो नहीं लेके जाएंगे। किसी ना किसी तरीके से वो इसका कोई हल निकालेंगे। उनके पास ऐसे बीच के बंदे हैं जो डाल के कुछ ना कुछ वो करवा सकते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना, उस वक्त 3 लोग थे जो इंटीरियर मिनिस्टर बनना चाहते थे। उनमें सरफहरिस्त शेख रशीद साहब थे। इनकी ख्वाहिश थी कि ये बन जाएं वज़ीर दाखिला। अगर वज़ीर दाखिला नहीं बनते तो फिर वज़ीर रेलवे बने। उसके अलावा जो परवेज़ खट्टक साहब थे, वो बनना चाहते थे, उनको भी नहीं बनाया गया। फिर एक और कैंडिडेट थे जो गवर्नर पंजाब है, चौधरी सरवर साहब, वो भी चाहते थे कि वो वज़ीर दाखिला बने। जब ये 3 बड़ों के दरमियान अच्छी खासी चपकलिश हो गई तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कलमदान अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा किसी को भी नहीं दे रहा, और फिर उन्होंने शहरयार अफरीदी को वज़ीर मुमलिकत लगा दिया। ठीक है। लेकिन बाद में खैर एजाज शाह साहब को शामिल किया गया, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि वो कुछ इतना अच्छा कर नहीं पाए। तो बाकी यह है कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई, मैं काफ़ी लोगों से मिल भी चुका हूँ पिछले 1-2 दिनों में। पीएम की बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखी है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए कोई परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि कुछ आइनी माहिरीन ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सारा कुछ भी कर लिया अपोजिशन, तो उनके पास उतनी अददी अक्सरियत नहीं है कि वो असम्बलियों से निकल जाने के बाद वो आइनी बहरान या खला पैदा कर पाएँ, जिसके वजह से असम्बलियाँ चल ही नहीं सके। गवर्नमेंट के पास 101 तरीके हैं इस असम्बली को चलाने के, उनके इस्तीफ़ों के बावजूद भी।
तो एग्जाम्पल भी मौजूद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो में माजी में जी कर जी चुके जी हैं। जी 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 तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की है उनके रोज़ाना की बेसिस पे इस बारे में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे जी कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। वो खान साहब अक्सर कहा करते हैं कि बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो, ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो होप फॉर द गुड, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसी फार्मूले के पेश नज़र उन्होंने मेरे ख्याल को मुशावरत की है और मुझे लगता है कि काउंटर कर लेंगे इस चीज़ को। और ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि असम्बलियाँ यानी कि आप समझते हैं नहीं टूटने वाली, टूट भी जाए तो गवर्नमेंट को मसला नहीं है ना, टूटने की पोजीशन पे ही नहीं जाना मामला, टूटने की पोजीशन पे ही नहीं जाना। अब्दुल कादर हमें वो बातें शेयर कर रहे हैं जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं। अच्छा अब्दुल कादर ये बताएं कि ये तो हो गया लॉन्ग मार्च की बातें, लॉन्ग मार्च होगा जब हो सो देखा जाएगा। अभी तो आपने बता दिया कि ज़ाहिर बात है आप उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत भी कर ली है। आपको क्या लगता है जो परफॉर्मेंस है इस गवर्नमेंट की, इमरान खान ख़ुद कितने मुतमईन हैं? देखें, एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा मैं जितना कर सकता था उससे ज़्यादा किया। जहाँ तक रही बात मुतमईन होने की या ना होने की, तो वो मुतमईन है, लेकिन कुछ ऐसे काम थे जो वक्त रहते किए जा सकते थे, जो बेहतर फैसले हो सकते थे। कहीं ना कहीं वो बर वक्त फैसले ना लेने का असर अभी तक हुकूमत भुगत रही है। उसमें से एक वो कौन से फैसले आप मुझे सबसे बड़ा गिनवा दें? बड़ी जो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि हम फॉर एग्जांपल उन्हें IMF के पास फ़ौरन चले जाना चाहिए था बगैर, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसी दे बैठे थे और उनका पूरा इलेक्शन इस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा था कि IMF के पास क्यों गए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में आने के बाद आपको पता चलती हैं। बाहर अपोजिशन में बैठ के, ऐसा बंदा अपोजिशन में बैठ के जो कभी पहले फेडरल गवर्नमेंट में आया ही ना हो, उसको उन चीज़ों का उस तरह से पता नहीं था। तो खान साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया। अब अगर खान साहब अपोजिशन में गए कभी वो इस तरह की बात, तो वो इस तरह के बयानात नहीं देंगे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा या जो भी जिन चीज़ों पर उनको वापस आना पड़ा। तो उसका असर ये पड़ा गवर्नमेंट पे कि वो महंगाई का जो एक तूफ़ान था जो अभी तक जिसका असर है और उसके आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, ये थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया। उस वक्त गवर्नमेंट को शायद ये लगा होगा कि ये, और प्लानिंग भी ये थी कि जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो हम पहले लेंगे ताकि जो रिलीफ़ है वो आखिरी जब इलेक्शंस के साल 3 साल के बाद जो रिलीफ़ है वो आवाम को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको फ़याज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने व्लॉग में भी मैंने वो डाटा शेयर किया। ऑफिशियल स्टेट बैंक का डाटा है। 2015-16 में जो हमारे रिज़र्व्स थे वो तकरीबन 16-17 अरब डॉलर्स के लगभग थे, 2016 के करीब। फिर 2017 में ये रिज़र्व्स 14-15 अरब डॉलर के रह गए, ठीक है, यानी कि कम हुए। फिर जब इलेक्शन का साल आया तो और कम हो गए, और जब इमरान खान के पास हुकूमत आई तो ये रिज़र्व्स 7 अरब डॉलर्स के लगभग रह गए, 7 अरब डॉलर्स के। फाइन। यानी कि ये PMLN की गवर्नमेंट से लेके इनकी गवर्नमेंट आने तक बतरीज उसमें डिक्लाइन आया। और जब गवर्नमेंट इनके पास शिफ्ट हुई है इमरान खान के पास, तो उस वक्त रिजर्व 7 अरब डॉलर थे। और अगर आप ये एग्जाम्पल लें कि अगर उसमें से जो हमने कर्ज देना है या कहीं पे भी लेके जाना है उसमें से 1-2 अरब डॉलर हमारे निकल जाते और हम 5 अरब डॉलर की पोजीशन पे आ जाते, तो ये मुल्क दिवालिया कर जाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो इमरान खान जब अक्सर ये बात करते हैं कि जब हमें मुल्क मिला तो हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि कोई बायस्ड होके तो ये बात कर सकता है। आपने वो फैक्चुअली आपने तो क्योंकि ये स्टेट बैंक का डाटा है। स्टेट बैंक के डाटा में दिखाया गया है कि 17 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर, और जब हुकूमत इनके पास आई तो 7 अरब डॉलर। और अब उससे नेक्स्ट आप देखें कि ये जो अभी सारा कुछ मामला हुआ और हमने इतनी क्रूशल टाइम में सारे मामला को देखा, और अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं ये आपको मोबाइल खोल के भी दिखा सकता हूँ। अभी 1 मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास। और ये वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुआशी टीम को लेके बैठे हुए हैं। अगर कोई देखना भी चाहे, इस वक्त ये इजलास हो रहा है, हुकूमत की मुआशी टीम का इजलास चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एग्जैक्टली इस टाइम। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस टाइम जो मुल्क के रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 20 अरब डॉलर्स पर वापस चले गए हैं। 7 अरब डॉलर से जी 20 तक, 7 अरब डॉलर से। वैसे तो ये 13 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, लेकिन अगर कमर्शियल बैंकों के रिजर्व मिला लें तो 20 अरब डॉलर के लगभग पहुंच गए। कहाँ 7 अरब डॉलर, कहाँ 13 अरब डॉलर।
और अगर कमर्शियल बैंकों को मिलाएं तो 20 अरब डॉलर। तो ये है वो सारा सिनेरियो जो लोगों को समझना चाहिए, इनके मुआशी टीम को बैठ के समझाना चाहिए लोगों को, इस तरह से बताने से कि जब अब हुकूमत में आए तो दिवालिया होने के करीब थे, लोगों को नहीं पता चलेगा। आप फैक्ट्स बताएं कि ये थे उस वक्त और ये थे इस वक्त।